नमस्कार, सुबह 9 बजे में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन उससे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार में बीजेपी ने किया 99 उम्मीदवारों का ऐलान, 14 विधायकों के टिकट कटे। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 2 नेताओं का भी नाम। महागठबंधन के बीच तय हुई सीटें, आरजेडी जेडीयू के बीच 202 सीटों पर सहमति। कांग्रेस के खाते में आई 41। समाजवादी पार्टी की अगुवाई में 6 दलों का गठबंधन। ओडिशा के सूखा पीड़ित इलाकों में 50 दिन और बढ़ा मनरेगा। 200 दिन का रोजगार देने का राज्य सरकार का ऐलान। महिलाओं, अनुसूचित जाति जनजाति को दी जाएगी प्राथमिकता। नेपाल में आज से नया संविधान, देश में 2 दिन के जश्न का ऐलान। भारत ने दी मुबारकबाद। ग्रीस में आम चुनाव के लिए मतदान आज। 6 साल में 5वीं बार हो रहे हैं चुनाव। अल्पमत के कारण अगस्त में गिर गई थी सिरिजा पार्टी की सरकार। और अब नजर बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई खबरों पर। बीजेपी ने बिहार चुनाव के लिए 99 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। पार्टी ने 14 विधायकों को टिकट नहीं दिया। वहीं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के भी कुछ नेताओं के नाम सूची में हैं। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति ने बिहार चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 99 उम्मीदवारों के नाम हैं। पार्टी ने 2 सांसदों के बेटों को भी मैदान में उतारा है। अश्विनी चौबे के बेटे अरिजीत शाश्वत को भागलपुर और सीपी ठाकुर के पुत्र विवेक ठाकुर को ब्रह्मपुर से उम्मीदवार बनाया गया है। कुल मिलाकर के 60% युवाओं को इसमें जोड़ा है, जिसमें समाज के सभी वर्गों को, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, प्रोफेसर्स सभी को प्रतिनिधित्व दिया है और साथ ही साथ समाज के सभी वर्गों को, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग सभी को समावेश किया है और सबको प्रतिनिधित्व दिया है। सूची में जीतन राम मांझी की अगुवाई वाले हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के 2 नेताओं नीतीश मिश्रा और अजय प्रताप सिंह के नाम भी हैं। कल ही बीजेपी में शामिल हुए जेडीयू विधायक सतीश कुमार को राघोपुर से उतारा गया है। बीजेपी अब तक 142 उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। 18 उम्मीदवारों का ऐलान भी जल्द होगा। एलजेपी, आरएलएसपी और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के साथ मिलकर बीजेपी 243 में से 160 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। पार्टी की पहली सूची में 43 उम्मीदवारों के नाम थे। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और वहीं बिहार चुनाव के लिए आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस महागठबंधन के बीच भी अपने अपने कोटे की सीटों पर सहमति बन गई है। पटना में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हर पार्टी के कोटे की सीटों की जानकारी दी गई और इसके तहत आरजेडी, जेडीयू 101 सीटों पर जबकि कांग्रेस 41 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करेगी। महागठबंधन के तीनों दल जल्द ही अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान करेंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने बताया कि पहले दौर की 49 सीटों में से जेडीयू 24, आरजेडी 17 और कांग्रेस 8 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। सीटों के बंटवारे में जेडीयू को बिहार के सभी 38 जिलों, आरजेडी को 35 जिलों और कांग्रेस को 24 जिलों में प्रतिनिधित्व मिला है। ज्यादातर शहरी सीटें आरजेडी के खाते में गई हैं। प्रतिनिधियों के द्वारा सूची पर 243 क्षेत्र के निर्वाचन क्षेत्र जो बिहार में हैं, उन पर आपस में मिलकर के सहमति के बिंदुओं पर सभी सीटों पर हम लोगों ने पहुंचने का काम किया और यह एक बड़ी उपलब्धि है। अल्पसंख्यक बहुल सीमांचल के किशनगंज, अररिया, पूर्णिया और कटिहार जिलों की 24 विधानसभा सीटों में से 10 पर कांग्रेस, 9 पर जेडीयू और 5 सीटों पर आरजेडी अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी। वहीं राघोपुर सीट आरजेडी के खाते में गई है, जिससे नाराज राघोपुर के मौजूदा जेडीयू विधायक सतीश कुमार ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
और इस बीच बिहार के सियासी समर में समाजवादी पार्टी की अगुवाई में 6 दलों ने समाजवादी सेक्युलर फ्रंट के नाम से उतरने का फैसला किया। इसे बिहार में तीसरा मोर्चा बताया जा रहा है। इसमें समाजवादी पार्टी के अलावा एनसीपी, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, संगमा की एनपीपी, पप्पू यादव के जन अधिकार मोर्चा और समरस समाज पार्टी शामिल है। बिहार चुनाव में अब मुकाबला दिलचस्प हो गया है। 2 गठबंधनों के बीच अब तीसरे मोर्चे ने दस्तक दे दी है। समाजवादी सेकुलर फ्रंट नाम से बने इस गठबंधन की अगुवाई समाजवादी पार्टी कर रही है। मोर्चे में 1-2 नहीं बल्कि 6-6 पार्टियां शामिल हैं। इन दलों के बीच सीटों पर भी सहमति बन गई है। समाजवादी पार्टी 85, जन अधिकार पार्टी 64, एनसीपी 40, समरस समाजवादी पार्टी 28, समाजवादी जनता पार्टी 23 और नेशनलिस्ट पीपल्स पार्टी 3 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। 2 ध्रुव के अलावा कोई तीसरा ध्रुव नहीं था, इसलिए मैं आभारी हूं समाजवादी पार्टी का कि उन्होंने इसमें पहल की और तमाम लोगों को अपने साथ विश्वास में लिया और एक मजबूत तीसरा विकल्प बिहार की जनता को हम देंगे। समाजवादी सेकुलर फ्रंट अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत 22 सितंबर से करेगा। इस मोर्चे के घटक दल पहले चरण के लिए अपने अपने उम्मीदवारों की सूची आज जारी कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बिहार में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम चल रहे हैं उस पर हमारे संवाददाता लगातार पैनी नजर बनाए हुए हैं। विशाल दहिया हमारे संवाददाता भागलपुर से जुड़ गए हैं हमारे साथ। विशाल, आपसे जानना चाहेंगे कि बीजेपी ने 99 उम्मीदवारों का ऐलान अपने कर दिया है, लेकिन जो 14 विधायकों के मौजूदा विधायकों के टिकट कटे हैं, क्या उससे कोई नाराजगी देखने को मिल रही है या आने वाले वक्त में दिख सकती है? जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि 14 सिटिंग विधायकों के टिकट काटना थोड़ा सा बहुत जिसे कहा जाए कि राजनीतिक मामलों में काफी बड़ा फैसला माना जा सकता है। तो निश्चित रूप से अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में इसको लेकर जरूर अब थोड़े से बगावती सुर होंगे। हालांकि अभी जिसे कहा जाए कि वो लोग जो टिकट की आस लगाए बैठे थे, चाहे उनमें वो विधायक ही क्यों न रहे हों, उन लोगों को जरूर थोड़ी सी अपने जो उनके समर्थक होंगे उनसे बातचीत में वो लगे होंगे आज। और ऐसा ही माहौल इस वक्त भागलपुर में भी दिखाई दे रहा है, जहां पे भागलपुर जो शहर की सीट है उस पर बक्सर से जो सांसद हैं अश्विनी चौबे, उनके पुत्र को टिकट दी गई है, अरिजीत शाश्वत को। और यहाँ पर लगभग 1 दर्जन से ज्यादा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और नेता हैं वो टिकट के लिए लाइन में लगे हुए थे। और कल रात से हम देख रहे हैं कि यहाँ आपसी मंत्रणा जारी है लोगों की, इन सब नेताओं की, कि किस तरह का उनका आगे का प्लान होना चाहिए, रणनीति होनी चाहिए। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इस 99 जो उम्मीदवारों की लिस्ट भाजपा ने जारी की है उसमें है कि जिस तरह से बीजेपी की तरफ से कहा जाए कि वंशवाद की राजनीति की तरफ बार बार इशारा किया जाता है, लेकिन इन 99 उम्मीदवारों में से लगभग 4 से 5 उम्मीदवार ऐसे हैं जिनके जो परिवार के सदस्य हैं वो या तो इस वक्त सांसद हैं, विधायक हैं, या फिर पूर्व में बीजेपी के बड़े नेता रहे हैं। जैसे अश्विनी चौबे जो बक्सर से सांसद हैं, उनके बेटे को टिकट दी गई है भागलपुर से। यानी कि कहा जा सकता है कि जो वंशवाद है जिसपे बीजेपी हमेशा दूसरी पार्टियों को आरोपित करती रही, उससे कहीं ना कहीं इस टिकट बंटवारे में दिख रहा है कि बीजेपी से अछूती नहीं रही। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। और प्रणव गोस्वामी हमारे संवाददाता बांका से जुड़ गए हैं। प्रणव, आपसे जानना चाहेंगे कि महागठबंधन ने अपनी सीटें तो तय कर दी हैं, लेकिन ऐलान कब तक होगा, क्या इसके बारे में कोई जानकारी? देखिए, इसमें ये मुमकिन है कि जो पहले जो चरण का जो नॉमिनेशन है उसकी आखिरी तारीख 23 तारीख है, यानी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। तो मुमकिन है कि आज या कल तक ये जो लिस्ट है ये सामने आ जाए। लेकिन इतना जरूर है कि फिलहाल इसमें सारी बैठकें चल रही है। यही वजह थी कि नीतीश कुमार जो चंपारण में राहुल गांधी कांग्रेस उपाध्यक्ष उनकी जो रैली थी उसमें नहीं आ पाए, और साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव भी उसमें शिरकत नहीं कर पाए। उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे दोनों ही दलों ने, और इसकी वजह यही है कि जो किसके नाम को फाइनल किया जाए और किसके कोटे की सीट किसको दी जाए, इस सब को लेकर जो बैठकें हैं वो अंतिम रूप से सामने आएगी। और तब उसके बाद जो जितने भी नाम है वो निकलकर सामने आएगी। आखिर कौन
किस सीट से चुनाव लड़ेगा। जी प्रणव, एक सवाल और कि समाजवादी पार्टी की अगुवाई में 6 दलों का जिसे तीसरा मोर्चा बिहार में कहा जा रहा है, उसने भी कहीं ना कहीं अपना सब कुछ तय कर लिया है किसे कितनी सीटें देनी है, लेकिन ये तीसरा मोर्चा इस चुनाव में कितना असर डालेगा? देखिए, इतना जरूर है कि इस तीसरे मोर्चे में अगर हम देखें तो ज्यादातर दल ऐसे थे जो पहले किसी न किसी तौर पर महागठबंधन से जुड़े थे, चाहे हम राजीव रंजन जो पप्पू यादव हैं उनको हम बात करें, वो आरजेडी से जुड़े रहे हैं। पहले मुलायम सिंह यादव जो महागठबंधन के मुखिया थे, वो भी इस जो तीसरे मोर्चे का जो गठन हुआ है उसमें वो उसके मुखिया थे। तो कहीं ना कहीं ये ऐसे दल हैं जो महागठबंधन से निकले हुए हैं या पहले महागठबंधन के साथ थे। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो पूरे समीकरण है, जो सियासी समीकरण है बिहार के, उसको थोड़ा सा बदलाव, हालांकि इन सारे दलों का उतना ज्यादा अस्तित्व नहीं है बिहार की सियासत में, लेकिन इतना जरूर है कि वो जीत हार को कुछ ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे प्रभावित कर सकते हैं, और खासतौर ऐसे क्षेत्र जहाँ पर की। ठीक है, बहुत शुक्रिया प्रणव हमसे बातचीत करने के लिए। और आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक उठापटक के बीच बिहार में चुनाव प्रचार भी जोरों पर है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने कल पश्चिमी चंपारण के रामनगर में रैली कर प्रचार का आगाज किया। उन्होंने केंद्र की नीतियों को गरीब विरोधी बताकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे प्रहार किए। 15 लाख किसी को मिला, महंगाई कम हुई, 2 करोड़ रोजगार मिले। कुछ इस अंदाज में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने बिहार में चुनाव प्रचार की शुरुआत की। रामनगर रैली के दौरान राहुल गांधी के पूरे भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाने पर रहे। उन्होंने बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार को फिर से सूट बूट की सरकार करार दिया। नरेंद्र मोदी के वादों का एक एक कर जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने केंद्र सरकार की हर नीति को गरीब विरोधी बताया। आज वो ना गरीब से मिलते हैं, न मजदूर से मिलते हैं, न कमजोर से मिलते हैं, सिर्फ सूट बूट वालों से मिलते हैं। और फिर यहां आते हैं और आपसे कहते हैं, देखो मैं और मेरे सूट बूट वाले दोस्त हिंदुस्तान को बदल डालेंगे। राहुल गांधी ने बीजेपी शासित राज्यों के बहाने नरेंद्र मोदी पर भ्रष्टाचारियों को बचाने का आरोप लगाया। उन्होंने वोटरों को लुभाने के लिए कई वादे भी किए। इनमें बड़े पैमाने पर रोजगार, युवाओं को 4 लाख तक शिक्षा लोन देने का वादा भी शामिल है। आप लोग सरकार में शामिल होंगे और आपकी सुनवाई होगी, कमजोर लोगों की सुनवाई होगी, महिलाओं की सुनवाई होगी। हमने 33% रिजर्वेशन की बात की है और युवाओं को हम 4 लाख रुपए क्रेडिट पढ़ाई के लिए देंगे। रैली में लालू और नीतीश कुमार शामिल नहीं हुए। नीतीश की जगह जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी और लालू की जगह उनके बेटे तेजस्वी ने राहुल के साथ मंच साझा किया। रामनगर में चौथे दौर में 1 नवंबर को वोट डाले जाने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। राहुल गांधी के भाषण पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। इन दलों ने राहुल गांधी के भाषणों को हताशा करार दिया। साथ ही लालू नीतीश के रैली में शामिल नहीं होने पर भी तंज कसा। कुछ भी नहीं था उसमें, लेकिन पॉलिटिकल अकल भी कम थी। अब समझ में आता है क्यों इनके जो खुद के जो एलाइज हैं, जो जेडीयू है, आरजेडी है, ये क्यों इनके साथ स्पीच देना नहीं पसंद करते हैं। तो राहुल जी को क्यों कुछ नई बातें नहीं आती हैं। एक ही बात जो उनको सिखा दी गई है या उनको बढ़ा दी गई है, उसी को ये पिछले 6-7 महीने से जब से सदन में इन्होंने बोलना शुरू किया, सिर्फ एक वर्ड इनको किसी भी इनके जो भी इनके भाषण लिखते हैं उन्होंने बता दिया कि सूट बूट बोल लो भैया, उसी को रिपीट किए जाने। जी लालू यादव की भाषा बोलने लगे हैं 15 लाख रुपया वाला। ये पहली बार इस देश में ऐसा प्रधानमंत्री हुआ जिसको दुनिया के लोगों ने सुना। और इधर कांग्रेस आज दिल्ली के रामलीला मैदान में किसान मजदूर सम्मान रैली कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से भूमि अधिग्रहण अध्यादेश वापस लेने के बाद रैली हो रही है। रैली को कांग्रेस के कई बड़े नेता संबोधित करेंगे। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस ने कहा कि वो भूमि कानून में किसी भी तरह के बदलाव का पुरजोर विरोध करेगी।
अगर प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ये सुनिश्चित करें, जो स्टेटों को छोड़ रहे हैं, कोई स्टेट बैकडोर से वही लागू ना करे संशोधन जो ये ला रहे थे, तो हम समझेंगे कि इन्होंने सही काम किया है जो ऑर्डिनेंस लागू नहीं किया। लेकिन मेरे को लगता है कि बैकडोर एंट्री, बैकडोर से ये लाने का प्रयास होगा जो स्टेटों को छोड़ा, ये गलत है, ये किसान विरोधी है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात करेंगे। ये इस कार्यक्रम की 12वीं कड़ी है। प्रधानमंत्री इस दौरान कई मुद्दों पर अपनी बात रख सकते हैं। प्रधानमंत्री ने इसके लिए लोगों से सुझाव भी मांगे हैं। 11वीं कड़ी में प्रधानमंत्री ने किसानों, छात्रों और शिक्षकों के मुद्दे पर बात की थी। सिंगापुर के 2 दिन के दौरे के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली देर शाम हांगकांग के लिए रवाना हो गए, जहां आज वो वैश्विक निवेशकों से मुलाकात करेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री थरमान षणमुगरत्नम से मुलाकात की। इस दौरान विदेशी निवेश के लिए कर से जुड़े मुद्दों और निवेश आकर्षित करने के लिए भारत की ओर से उठाए जा रहे कदमों पर चर्चा हुई। 2 दिन की सिंगापुर यात्रा के आखिरी दिन जेटली ने षणमुगरत्नम के साथ बैंकरों और निवेशकों से भी मुलाकात की। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखेंगे कोरिया ओपन में अजय जयराम से उम्मीद। आपका मुद्दा, आपका हाथ, सरकार तक पहुंचेगा आपका सवाल। राज्यसभा टीवी बनेगा आपकी आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और खबर अगली। गुजरात में आरक्षण की मांग पर अड़े पटेल समुदाय ने शनिवार को फिर से सड़क का रुख किया। बिना इजाजत की सूरत में रैली निकालने की कोशिश की गई। आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल को गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। पुलिस ने एहतियात बरतते हुए राज्य भर में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी है। सूरत की सड़कों पर शनिवार को ये नारे लगे तो पुलिस फौरन हरकत में आ गई। रैली से पहले हिरासत में लिया गया और शाम आते आते हार्दिक को गिरफ्तार कर लिया गया। 1,000 रुपए के मुचलके पर हार्दिक पटेल और उनके 55 समर्थकों को कोर्ट से बेल मिल गई। समूचे शहर में इस वक्त भारी पुलिस बल तैनात है। एहतियातन मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। गुजरात के अंदर लोकशाही में हक मांगने का अधिकार लगने का गुजरात की सरकार पूरी तरह से पटनाओं पर हावी होती जा रही है दिन के दिन और सब लोगों को परेशान कर रही है। मैं मानता हूँ गुजरात की पुलिस और गुजरात सरकार सिर्फ इस गुजरात में हिंसा ही करना चाहती है। पूरी तरह से जो है ये तानाशाही है, ये डेमोक्रेसी के खिलाफ है और जिस तरीके से गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार के इशारे पे जो ये कदम उठाया है, इसका परिणाम पूरे देश में इन्हें देखने को मिलेगा। हार्दिक भले ही इस वक्त सलाखों में न हो, लेकिन उनका कल कुछ देर सीखचों में रहना सूरत के कई इलाकों के लिए भारी पड़ गया। अहमदाबाद की रॉबरी कॉलोनी, बापूनगर, रामोल, निकोल, सूरत के कामरेज, कापोद्रा, बोताद इलाकों में हिंसक प्रदर्शन देखे गए। हार्दिक की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे समर्थकों की पुलिस से झड़प हुई। खुशकिस्मती ये रही कि किसी तरह के बड़े नुकसान की खबर सामने नहीं आई। पुलिस ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की है। शहर में परिस्थिति शांत है, पुलिस की पेट्रोलिंग चल रही है और जो भी बंदोबस्त सीआरपी, बीएसएफ, एसआरपी और पुलिस का है वो डिफरेंट एरियाज में डिप्लॉयड है और सभी सीनियर ऑफिसर्स फील्ड में है। पिछले महीने भी हार्दिक को हिरासत में लेने के बाद राज्य भर में हिंसा बढ़ गई थी, जिसमें 10 लोगों की मौत भी हुई थी।
और शायद यही वजह थी कि पुलिस ने इस दफा किसी भी कोताही को जगह नहीं दी। पटेल समुदाय की मांग है कि उन्हें राज्य के ओबीसी कोटे में शामिल किया जाए, जिससे सरकार फिलहाल इत्तेफाक नहीं रखती। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उड़ीसा के मलकानगिरी में सुरक्षा बलों को एक बड़ी कामयाबी मिली। सोनाधर नाम के एक बड़े नक्सली को उसके 2 बॉडीगार्ड्स के साथ मार गिराया गया। सोनाधर वही शख्स है जो 2013 दरभा घाटी हमले का मास्टरमाइंड था। इस हमले में पूर्व केंद्रीय मंत्री वीसी शुक्ला और कांग्रेस नेता महेंद्र कर्मा समेत कई कांग्रेसी नेताओं की मौत हो गई थी। 2013 दरभा घाटी हमला, इस पूरी वारदात ने समूचे देश को हिलाकर रख दिया था। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के बड़े नेताओं का एक रैली के दौरान कत्लेआम किया गया। महेंद्र कर्मा, वीसी शुक्ला, नंद कुमार पटेल जैसे कांग्रेस के बड़े नेता इस हमले के शिकार बने थे। 2 साल बाद शनिवार को ये तस्वीरें ओडिशा के मलकानगिरी से सामने आई हैं। पुलिस की माने तो उसने दरभा घाटी हमले के मास्टरमाइंड को मार गिराया। सोनाधर नाम का ये नक्सली अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ शनिवार को मैथिली इलाके से गुजर रहा था। पेट्रोलिंग टीम ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन रुकने के बजाय उसने पुलिस पर फायरिंग कर दी। घंटों की मुठभेड़ के बाद कामयाबी हाथ लगी। 3 Maoist cadres were killed. One body is identified as Sunadhar, who was working as a DCM in Darwa division area. We are yet to identify the other 2 cadres. Along with the dead bodies, rifle, pistol, walkie-talkies and other arms and ammunition have been recovered. बकौल पुलिस, सोनाधर नक्सलियों की दरभा माओवादी डिवीजन इलाके का सचिव था। सरकार ने इस पर 5 लाख के इनाम की घोषणा भी कर रखी थी। पुलिस अब मुठभेड़ में मारे गए सोनाधर के बाकी 2 साथियों की पहचान लगाने की कोशिश में जुट गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। ओडिशा के सूखा पीड़ित इलाकों में अब मनरेगा के तहत 200 दिन का रोजगार मिलेगा। राज्य सरकार ने कल इसका ऐलान किया। मनरेगा में 100 दिन का रोजगार मिलता है। केंद्र ने सूखे वाले इलाकों में 150 दिन का रोजगार देने का फैसला किया है। ओडिशा सरकार ने इसे बढ़ाकर 200 दिन कर दिया है। 50 दिन अतिरिक्त रोजगार पर आने वाला खर्च राज्य सरकार उठाएगी। राज्य के 314 प्रखंडों में 103 में सूखा है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने कहा कि अतिरिक्त काम देने में महिलाओं, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को वरीयता दी जाएगी। दिल्ली समेत कई राज्यों में डेंगू से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। दिल्ली, हरियाणा और ओडिशा में 3000 से ज्यादा लोग इसकी चपेट में हैं। राजधानी दिल्ली में डेंगू से मरने वालों की तादाद 21 पहुंच गई है। हरियाणा और ओडिशा में भी डेंगू ने एक शख्स की जान ले ली। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए हरियाणा और पंजाब में अलर्ट जारी किया गया है। अस्पतालों के बाहर अपनी बारी का इंतजार कर रहे ये इन लोगों में से ज्यादातर डेंगू की चपेट में हैं। लोग बीमारी से कम बदइंतजामी से ज्यादा परेशान हैं। इसको डेंगू ज़्यादा है और टाइफाइड भी है। अब उनको कह रहे हैं कि देखो बच्चों को, तो कह रहे पहले चेकअप करवाओ, रिपोर्ट आने दो, उसके बाद देखेंगे। एक दिन भी दवा का छिड़काव किसी मोहल्ले में नहीं हुआ है। हम लोग यही दिल्ली का रहने वाले, मैं बुराड़ी का रहने वाला हूँ। एक दिन जो पहले हमारे हर गली में, हर मोहल्ले में धुएं का और दवा का छिड़काव होता था, इस बार एक बार भी नहीं हुआ है। कहने के बाद, कंप्लेंट करने के बाद भी नहीं हुआ है। दिल्ली में कल हुई बारिश के बाद कुछ इलाकों में पानी जमा हो गया। इसके चलते डेंगू के मच्छरों के पनपने की आशंका बढ़ गई है। दिल्ली सरकार का कहना है कि डेंगू से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। प्राइवेट अस्पतालों में भी बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है और मरीजों को दूसरे अस्पतालों में भेजा जा रहा है। 50 नए फीवर क्लिनिक्स मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमने पूरी तैयारी की हुई है और पूरी एमसीडीज को, तीनों एमसीडीज को काम पे लगाया गया। मैंने मेयर्स के साथ भी मीटिंग की थी, उन्होंने सहयोग करने का वादा किया है। हर जगह जो है केंद्र को खींचना, राजनीति करना, इससे दिल्ली तो सुधरेगा नहीं और डेंगू पे और एक नई राजनीति कर दिए। काम करिए तो शहर के लोगों को कुछ राहत मिलेगी। दिल्ली में डेंगू के शिकार लोगों का आंकड़ा 2000 को पार कर गया है। दूसरे राज्यों में भी ये पैर पसार रहा है। हरियाणा और पंजाब में डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। हरियाणा में डेंगू के चलते एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 600 लोग इसकी चपेट में हैं। उधर ओडिशा में भी इससे एक आदमी की जान चली गई और करीब 500 लोग इसकी गिरफ्त में हैं। तो झारखंड में 40 से ज्यादा लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। नव विक्रम सिंह, राज्यसभा टीवी। केंद्र सरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी फाइलों को सार्वजनिक करने से पहले इसके कई पहलुओं का अध्ययन करेगी।
इससे दूसरे देशों के साथ पड़ने वाला असर भी शामिल है। ये बातें कल हैदराबाद में संसदीय कार्य मंत्री एम वेंकैया नायडू ने कही। पश्चिम बंगाल सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आखिरी दिनों से जुड़ी 64 गोपनीय फाइलें शुक्रवार को सार्वजनिक की। ये फाइलें 1937 से 1947 के बीच की हैं। 12,744 पन्नों की इन फाइलों में नेताजी की जिंदगी से जुड़े कई राज हैं, जो आम लोगों के लिए डिजिटल फॉर्म में भी पश्चिम बंगाल सरकार ने मुहैया कराए हैं। सोमवार से इन फाइलों को आम लोग भी देख सकेंगे। भीषण सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश हो रही है। मराठवाड़ा, विदर्भ, कोंकण और मध्य महाराष्ट्र में बारिश से किसानों को बड़ी राहत मिली है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में महाराष्ट्र के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश में भी भारी बारिश हो सकती है। भीषण सूखे से जूझ रहे महाराष्ट्र के विदर्भ, कोंकण और मराठवाड़ा इलाके में गुरुवार से हो रही बारिश ने किसानों को बड़ी राहत दी है। वर्धा, चंद्रपुर, जालना, औरंगाबाद, जलगांव, नासिक और ठाणे समेत कई जिलों में बादल जमकर बरस रहे हैं। इन इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। बंगाल की खाड़ी में बने कम दबाव के चलते मध्य प्रदेश और गुजरात के कई इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में शुक्रवार रात रिमझिम बारिश जारी रही। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भारी बारिश हो सकती है। इसके चलते इन इलाकों में रेड अलर्ट जारी किया गया है। देश में इस बार सामान्य से कम बारिश हुई है। ऐसे में मॉनसून के आखिर में हो रही इस बारिश से फसलों को काफी फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और 7 साल के इंतजार के बाद नेपाल में आज नए संविधान की घोषणा होगी। राष्ट्रपति रामवरण यादव संविधान के प्रावधानों को जनता के सामने रखेंगे। कार्यक्रम के लिए दूसरे देशों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। संविधान सभा इसे भारी बहुमत से मंजूरी दे चुकी है। और इसी बीच नेपाल के मधेशी पार्टियों और दूसरे दलों से वार्ता में शामिल होने की अपील की है। ये दल नेपाल को 7 प्रांतों में बांटने का विरोध कर रहे हैं। भारत ने कहा है कि नया संविधान नेपाल के लिए खुशी का सबसे बड़ा मौका है। कल नेपाल का 2 दिन का दौरा पूरा करने वाले विदेश सचिव एस जयशंकर ने सभी राजनीतिक दलों से मुलाकात की। ग्रीस में नई संसद चुनने के लिए आज मतदान हो रहा है। ग्रीस के लगभग 1 करोड़ मतदाता नई सरकार के चुनाव के लिए मतदान में हिस्सा ले रहे हैं। सर्वेक्षण के नतीजों के मुताबिक 300 सदस्यों वाली संसद में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिलने के आसार नहीं है। हालांकि सिरिजा पार्टी के सबसे बड़े दल के तौर पर सामने आने की उम्मीद है। सरकार बनाने के लिए सिप्रास को अन्य दलों से गठजोड़ करना पड़ सकता है। मिस्र में नई सरकार का गठन हो गया है। पिछली सरकार में पेट्रोलियम और खनिज संसाधन मंत्री रहे शरीफ इस्माइल ने देश के नए प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी ने कल नई सरकार को शपथ दिलाई। 33 सदस्य कैबिनेट में 3 महिलाएं और 16 नए सदस्य हैं। कोरियाई ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में आज भारत के अजय जयराम का मुकाबला शीर्ष वरीयता प्राप्त चीन के चेन लोंग से होगा। जयराम ने कल सेमीफाइनल में चीनी ताइपे के छाओ तिएन चेन को लगातार गेम में 21-19, 21-15 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। इन खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाते जाते नजर हेडलाइंस पर। बिहार में बीजेपी ने किया 99 उम्मीदवारों का ऐलान। 14 विधायकों के टिकट कटे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के 2 नेताओं का भी नाम। महागठबंधन के बीच तय हुई सीटें। आरजेडी जेडीयू के बीच 202 सीटों पर सहमति। कांग्रेस के खाते में आए 41। समाजवादी पार्टी की अगुवाई में 6 दलों का गठबंधन। ओडिशा के सूखा पीड़ित इलाकों में 50 दिन और बढ़ा मनरेगा। 200 दिन का रोजगार देने का राज्य सरकार का ऐलान। महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति को दी जाएगी प्राथमिकता। नेपाल में आज से नया संविधान। देश में 2 दिन के जश्न का ऐलान। भारत ने दी मुबारकबाद। और ग्रीस में आम चुनाव के लिए मतदान आज। 6 साल में 5वीं बार हो रहे हैं चुनाव। अल्पमत के कारण अगस्त में गिर गई थी सिरिजा पार्टी की सरकार।